नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब मसला बहुत ही बड़ा और संजीदा ये है कि हमारे मुल्क के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेंगे तो हमारे मुल्क के माशी मसाइल हल हो जाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? एक्सपोर्ट्स। अब प्रॉब्लम मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ, क्योंकि देखें मैं बिल्कुल सीधी सादी बात करता हूँ, घुमाता फिराता नहीं हूँ, आए बाएँ शायद। दूसरा ये मैं उम्मीदें नहीं बढ़ाता और मैं इस तरह की गैर मुतल्लका बातें नहीं करता, अनरियलिस्टिक गुफ्तगू नहीं करता। हमारे यहाँ अमूमन ताजिर सनतकार, सियासतदान या मुल्क की इंटेलिजेंशिया ये सब उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये चांद पर कमान डालना चाहते हैं, लेकिन सच बात ये है कि ये सच मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो है वो अपने मामूली से किसी मसले के ऊपर भी कोई गिरफ्त या मसले के हल का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं। मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। अब ये सब कहते हैं कि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ा दें। मैंने काफ़ी इस पर स्टडी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी सुन रहे होंगे और जनरल कमर बाजवा साहब भी सुन रहे होंगे। ये दोनों सुन लें, बाकी आप सब लोग भले सोते भी रहें तो कोई बात नहीं। मुझे सुनते ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने फैसला करना होता है। क्यों भाई अंकल, सही बात है ना? अब तो मान गए हो हैं? जुल्फ़िकार साहब, सर क्या हाल है आपके? उनका पूरा नाम ले दिया मैंने। खैर आगे चलते हैं। तो मेन एम ये है कि जब आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट करनी पड़ेगी कि उसके लिए हमें पैदावार करनी पड़ेगी या हमारे पास सरप्लस होना ज़रूरी है। सरप्लस के माने होते हैं किसी भी चीज़ की अफरात होना ज़रूरी है। अफरात माने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ मौजूद होनी चाहिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये जितने ताजिर सनतकार आते हिया हुआ कि उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनको कुछ नहीं पता, यकीन करें। इस मुल्क का अलमिया ये है कि इसके इंटेलेक्चुअल्स को भी कुछ नहीं पता। इनको पता ही कुछ नहीं, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इस मुल्क का बुनियादी मसला मैं आपको बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मुल्क का बुनियादी मसला ये नहीं है कि हम मुफाद परस्त लोग हैं, कि हम सेल्फिश हैं, हम सेल्फ इंटरेस्ट चाहते हैं। यह मसला नहीं इस मुल्क का। इस मुल्क का मसला यह है कि हम सैडिस्ट हैं। सैडिस्ट के माने ये होते हैं कि हम दूसरे को तकलीफ में देखना चाहते हैं। यह है इस मुल्क का मसला। मैंने बहुत स्टडी किया, अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टडी किया। आपको पता है, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि मैंने मुल्क की शहर शहर की खाक छानी है और मैंने जा जा के लोगों से मुलाकातें की हैं, लोगों का माइंड पढ़ा है। एंकर हूँ, लोग मेरे पास खुद भी आते हैं प्रोग्राम के अंदर, मैंने लोगों का माइंड पढ़ा है। इस मुल्क का मसला कतई ये नहीं है कि लोग सेल्फिश हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, मुफाद परस्त हैं। वो तो अमेरिका में भी लोग बहुत सेल्फिश और मुफाद परस्त हैं। लेकिन इस मुल्क का प्रॉब्लम है कि हम सैडिस्ट हैं। सैडिस्ट एक ऐसी ज़हनी कैफियत होती है जहां दूसरे को तकलीफ पहुंचने, उसको तकलीफ मिलने, उसके रोने कुरलाने से आपके दिल को सुकून मिलता है। यह एक ज़हनी कैफियत भी है और ज़हनी बीमारी भी है। यह एक बड़ी गंदी ज़हनी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया के अंदर बहुत कम मुमकिन है, क्योंकि यह आपके निज़ाम के अंदर घुसी हुई होती है। और मैंने यह देखा है कि हमारे यहाँ हमारी कौम का बुनियादी मसला यह है कि उनकी अपनी बेटी की किसी की शादी ना हुई हो, उसको कोई टेंशन नहीं है। उसको खुशी इस बात की है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही। यह है प्रॉब्लम हमारी कौम की। और दूसरी जो ये मैं आपको गहराई बता रहा हूं, आप कहते हैं ना ये माशी मसले का हल बताओ, ये रोज मुझे शोभा तहकीक बहुत सारी चीजें देता है, मैं गहराई में गया हूं। दूसरा ये है कि इस कौम का एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि हम बहुत ही इंतहा के हासिद बन गए। पता नहीं मुझे क्यों बने। हसद हमारा इतना ज्यादा, यकीन करो हसद है कि आपको मैं सच बता रहा हूं, आप जोड़ा अच्छा पहन के जाएं कहीं शादी पे, 4 लोग तारीफ करें, घर पहुंचेंगे तो वो कहीं ना कहीं से फट जाएगा या फिर अगली दफा स्त्री में जल जाएगा। मैं कहूं गलत तो मेरा गिरेबान पकड़ना। अच्छा नहीं होता तुम्हारे मुल्क में तो हर दीवार के ऊपर क्यों लिखा हुआ है कि फलां बंगाली बाबा जादूगर, हर मसले का हल, हाँ आशना से निजात महबूबा आपके कदमों पे। यह आपके मसले हैं ना यार। आप कह रहे हो कि एक्सपोर्ट करूं, एक्सपोर्ट करने के लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा मुल्क का। माइंडसेट कैसे चेंज करूंगा? अमेरिका के बच्चे से पूछो बेटा तुम कहां जाना चाहते हो, वो कहता है मैं मरीख पे जाऊंगा, वहां पे शहर बनाऊंगा। पाकिस्तानी बच्चे से पूछो बेटा तुम क्या करोगे, कहता है मैं भी शादी करूंगा, मैं भी शादी करूंगा। आपके ये हैं। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर ये माइंडसेट को चेंज करके एक्सपोर्ट को कैसे बूस्ट करना है इस पर बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू अब हम कर रहे हैं जनाबे वाला प्योरली कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स को कैसे बूस्ट किया जाए। हमें टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब उमर रेहान साहब।
जो कि साबिक सदर काटी रहे। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। क्यों? अब बात ये, उमर रेहान साहब हमारे यहाँ कहते हैं कि साहब एक्सपोर्ट कर लेंगे, बहुत सारे ताजिर सनतकार रहनुमा भी ये कह देते हैं कि 100 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट चली जाएगी। बट लेट्स बी रियलिस्टिक तो ये है कि अगर हम एनुअल, मैं कहता हूं कि 10 to 15% ग्रोथ भी दिखा दें तो बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो सुकड़ा हुआ है एक्सपोर्ट के अंदर, इसकी बुनियादी वजह क्या है ये बताएं। देखें, मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह है हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट जो नहीं बढ़ रही। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी जो ट्रेड अटैशीज जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, जो हमारी वहाँ पे कौंसल खाने, सफारत खाने जो बाहर के मुल्कों में हैं, मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। मैं 1 साल काटी का सदर रहा, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन थी जी और है, लेकिन इस पूरे 1 साल में हमारे किसी भी सफारतकार की तरफ से किसी भी मुल्क से मेरे पास कोई किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं आई। जी जी। ना ही किसी ने कोई हमसे रब्ता करने की कोशिश की कि भाई हमारे पास यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पर लोग ये माल खरीदना चाहते हैं। जी जी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने ये बात रज़ाक दाऊद साहब को भी बताई थी जी जी। और मैंने उनको ये बोला था कि इनको बोलें कि काम करें वहाँ पर बैठ के, ताकि हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिले कि भाई किन किन मुल्कों में किन किन चीज़ों की डिमांड है, ताकि हम उसको पूरा कर सकें। जी जी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक जो है इस तरफ भी हुकूमत को फौरी तौर पर जितने कमर्शियल अटैशीज हमारे मुल्कों से बाहर बैठे हैं, जी जी, उनको इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। चलें फिर मैं आपके तवज्जुह से शाह महमूद कुरैशी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जो हमारे यहाँ कॉमर्स से रिलेटेड लोग होते हैं वो तो यहाँ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उसके अंदर एसोसिएटेड होती है, लेकिन अगर वो एम्बेसडर्स को भी शाह महमूद कुरैशी साहब ये कन्वे कर दें कि वो अपने नीचे बैठे कमर्शियल अटैचीज़ के ऊपर दबाव डालें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताजिर सनतकारों के साथ लेजियन कायम करके बेहतरी लेकर आएँ। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अगर देख रहे हो, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो भी उनके सेक्रेटरी वगैरह देख रहे हो, तो इस सिलसिले में उमर रेहान साहब की बात पर बहुत गौर किया जाए। जी उमर रेहान साहब, आगे आप कह रहे थे, माजरत। देखें, बस एक तो ये इन चीज़ों को ठीक करना है, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल हमें इसको डेवलप करना है। अभी भी बहुत कमी है हमारे पास, इंडस्ट्रियल एरियाज की कमी है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है। नए कारखाने लगाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है जी। और मैं समझता हूँ कि हमें फौरी तौर पर नए इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करने और वहाँ पे नई इंडस्ट्रियाँ लगाने की ज़रूरत है हमारे मुल्क में। इस पर काम करना चाहिए हुकूमत को। चलें, इस पर भी मैं गुजारिशात साथ साथ पेश कर रहा हूँ। तो मैं चीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि सर, जैसे हाउसिंग अथॉरिटीज़ तामीर की गई हैं पूरे शहर में, पूरे मुल्क के अंदर, इसी तरह सर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी बनाया जाए जो कि ज़ेर इंतज़ाम हो। तो उसकी देखरेख अगर पाक फ़ौज के कोई सीनियर अफसर करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का बहुत बड़ा तिजारती और सनती इलाका जो है वो एक बहुत ही, जिसे मैं कहूँगा कि एक आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से एक अच्छे इदारे की देखरेख में हो सकेगा। मैं चाहूँगा कि इस सिलसिले में DGFWO को ये टास्क दिया जाए कि वो आइडेंटिफाई करें स्पेस को और हमारे ताजिर सनतकारों के साथ काम करें। इसके साथ साथ मैं पीर बाबा पिंडी वाली सरकार से भी कहना चाहूँगा, जो अब कराची के मुज़ाफ़ात में जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, कि पीर बाबा आप भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं। जी उमर रेहान साहब, हमारे सारे मसाइलों का हल जी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे मुल्क में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग मिल गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, तो आप समझ लें कि हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। अब आप देखें हम कहाँ बैठे हैं इस वक्त। मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कुछ फिगर्स जी जी, कि हमने जो जुलाई 2020 से लेके अप्रैल जो लास्ट मंथ गुजरा है 2021, इसमें तकरीबन 21 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की है। राइट। अगर इससे हम कंपैरिजन करें तो अगर हम जुलाई 2019 से अप्रैल 2021 पे चले जाएं तो हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो 18.5 बिलियन डॉलर थी। तो एक्सपोर्ट तो हमारी 2.5 अरब डॉलर तकरीबन जो है वो बढ़ी है अभी तक। लेकिन आप दूसरी साइड पे चले जाएं, जुलाई 2020 टू अप्रैल 2021 हमारी जो इंपोर्ट है इस साल जी। वो 45 बिलियन डॉलर पे चली गई है। और इसी को कंपैरिजन करें हम पिछले साल से जी। जुलाई 2019 टू अप्रैल 2020, तो हमारी जो इंपोर्ट थी वो 38 बिलियन डॉलर थी। ये बात, तो हमारी जो इंपोर्ट है वो 7 अरब डॉलर इस साल जो है वो बढ़ गई है और तिजारती खसारे में इजाफा हुआ है। अच्छा, एहतशाम जावेद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से। वेलकम करो जावेद साहब, मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा हैं। एहतशाम जावेद साहब, एक्सपोर्ट्स पे बात हो रही है,
और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए अमूमन मैं ये कहता हूँ, ताजिर सनतकार आते हैं, कहते हैं 100 अरब डॉलर पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक एंड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये चीज़ वाजे है कि पाकिस्तान अगर 10 से 15% भी एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। उसकी दो रीजन है। जी। अगर हम बात करते हैं कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सकते, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, अभी मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही हल है पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी को खपाने का, पाकिस्तान के मौशी मसाइल का हल, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मसला ये है कि अभी बात सुन रहे कि हम तजारती खसारे की कर रहे थे। इट मीन्स इसका दूसरा मतलब ये है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तो हमने जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया उसकी भी तादाद बढ़ी, उसके भी हमें आगे। अभी पिछले दिनों के अंदर आपकी शॉर्टेज आ गई थी धागे की। जब आपके मुल्क के अंदर, आप एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क हैं, आप अपने मुल्क के अंदर ही कॉटन की जगह पर शुगर के वाटर स्कार्स कंट्री हैं, तो पानी को बचाने की बजाय पानी वाली फसल लगाना शुरू कर देंगे, तो फिर आपके मुल्क के अंदर ये इशू हमें वो कॉटन बाहर से इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए इंपोर्ट करनी पड़ी। जब वो इंपोर्ट करनी पड़ी तो हमारा इंपोर्ट बिल एकदम बढ़ गया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री चलनी है। भाईजान, हमें ना सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, बल्कि इसके साथ साथ हमें कंट्रोल्ड एंड स्मार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, क्योंकि हमें टारगेट भी करना है अपना वो सेक्टर के जहाँ हमारा जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल है जो हमें यूज किया जाता है, तो हम वो सिर्फ हमें मजबूरी की हालत में रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़े जो हमें यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता। उसके लिए काम करने की अशद जरूरत है, उस पर काम कुछ हो भी रहा है, लेकिन अब बहुत उसके फार बिहाइंड। अभी मैं इसकी छोटी सी मिसाल जावेद साहब, एक लुकमा आपको दे दूं, फिर आपकी बात में सुनता रहूंगा। एक लुकमा आपको देना है। इस वक्त कराची के जो सनतकारी इलाके हैं, सनती इलाके हैं जिन्हें हम कहेंगे, दे आर इन अ बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। रोड्स आर ब्रोकन, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एज गुड। और फिर भी उमर रेहान साहब चूंकि काटी को रिप्रेजेंट करते रहे, काटी और कुरंगी इज अ लिटिल बिट बेटर, लेकिन पूरे शहर का बहुत बुरा हाल है। व्हाट अबाउट फैसलाबाद? इज द इंफ्रास्ट्रक्चर गुड? डू यू हैव फैसिलिटीज? हाउ आर योर इंडस्ट्रियल एरियाज? देखिए जी, इसके अंदर दो चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो हमारे जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स अभी जो डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क, अमेकबार इंडस्ट्रियल पार्क और M3 जी, वो पाकिस्तान के स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं। राइट। हमारे पास इस वक्त हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी आ रही है, वो भी इलाहाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर ही ज्यादा आ रही है जी। इस वक्त। जो आपको मैं बताता चलूं, हमने अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा भी है कि हमारे जो शहर के अंदर इंडस्ट्री है, हम उसे शिफ्ट करना चाह रहे हैं कम्युलेटिवली। हमें उसके अंदर रीएलोकेशन लोन दिए ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर शिफ्ट कर सकें, ताकि हमारा शहर भी खूबसूरत हो जाए। अब जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ कराची के अंदर तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा कुछ बड़ी देर से नहीं हो रहा। इस 2.5 साल के अंदर हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम का शहर का बढ़ता जा रहा है, और मेरा ख्याल में वो फंड्स की दस्तयाबी है उसकी वजह। और हम कई दफा अपने ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के हमरा प्राइम मिनिस्टर को, CM को, उन्होंने पैकेजेस भी अनाउंस किए, लेकिन अभी तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। अच्छा, पिछली दफा आपके साथ आलूदगी की बात हुई थी, एयर क्वालिटी की, तो आपने शायद मेरी इस्लाह की थी, आपने कहा था ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सर ऑनलाइन जाकर बैनुल-अक़वामी, मैं तो वेबसाइट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, ऑनलाइन जाकर वेबसाइट्स पर चेक किया जाए तो अभी भी एयर क्वालिटी बहुत खराब है। कराची की तो निस्बतन मैं आपको बताऊं एयर क्वालिटी इज मच बेटर। पंजाब में एयर क्वालिटी बहुत पुअर है। इसके ऊपर भी बात करेंगे माहौलियाती तौर पर किस तरह से इसको मैनेज करना है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है कि इसको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए जल्द से जल्द। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हुए गुफ्तगू जारी रखेंगे। मेरी रियाजी की और हिसाब की तालीम थोड़ी गलत हो गई। यानी शेख उमर रेहान साहब बता रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट्स में 7 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफा हो गया, और हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ, लेकिन वो 2.5 अरब डॉलर के आसपास हुआ। अब अगर हमने 7.5 अरब डॉलर की रॉ मटेरियल मंगवाई और उससे सिर्फ 2.5 अरब डॉलर बढ़ाया, तो मेरी रियाजी गलत है, मेरी वो क्या बोलते हैं अपनी मैथमेटिक्स सही नहीं लग रही। उमर रेहान साहब, मुझे ज़रा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें कि ये कैसे मुमकिन है।
देखें, ये तो आप समझ लेना कि हम हर साल हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमें फिर नए कर्जे लेने पड़ते हैं, हमें शराइतें माननी पड़ती हैं, यानी कि मुख्तलिफ इदारों की IMF की शराइतें माननी पड़ती हैं, हमें बिजली गैस महंगी करनी पड़ती है, हमें अपने बजट को जो है वो टारगेट को बढ़ाना पड़ता है। तो ये सारे मसले इससे रिलेटेड हैं और इन सारे मसलों का हल यही है, जब तक हमारी एक्सपोर्ट 35-40 अरब डॉलर पे नहीं जाएगी तब तक हमारा मुल्क जो है वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। ये बात आप लिख लें। और इसमें देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंडस्ट्रियल एरियाज की बात हो रही थी, अभी हमारे एक भाई फैसलाबाद से भी बता रहे थे, जी जी, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट, वो फेडमिक, वो जो एक ज़बरदस्त एक वहाँ पे जो एक इंडस्ट्रियल स्टेट वहाँ पे बनी है, और ये कोई इतनी पुरानी नहीं है, चंद सालों में ही 4-5 साल के अंदर ही वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ और वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लग गई। मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ कि जो हमारा स्पेशल इकोनॉमी जोन जो बन रहा है धाबे जी में, 2016 से हम सुन रहे हैं, 2015-16 सर वो जुल्फिकाराबाद की बात तो नहीं कर रहे आप? मुझे नहीं पता इसका और दूसरा क्या नाम है, स्पेशल इकोनॉमी जोन धाबे जी में एक बन रहा है। तो अब ये देखें, हमारे पास जो इसकी जो चेयरपर्सन थी इस प्रोजेक्ट की, ये 2017 में काटी में आई थी हमारे पास कुरंगी इंडस्ट्री में, और उन्होंने बोला था कि जी हम इसकी जो है वो इसका टेंडर अवार्ड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, और बहुत जल्द जो है हम आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज देंगे, आप यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएं। आज हम 2021 पे खड़े हैं और अभी तक इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का टेंडर ही लॉट नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको शेख उमर रेहान साहब, मैं इसलिए मशहूर हूँ कि मैं सोल्यूशन बेस्ड बात करता हूँ। मैं सीधी सी आपको बात करता हूँ इस सिलसिले में, या तो चीफ साहब से आप बात करें या पीर बाबा से बात करें, वो आपको काम करके दे देंगे। बाकी अगर आप सिंध सरकार या वफाकी हुकूमत पर रिलाई करेंगे तो दे कैन नॉट डिलीवर वेरी क्विकली। द ओनली वे टू गेट थिंग्स डिलीवर्ड इन दिस कंट्री इज यूज और कॉन्टेक्ट दैट इंस्टीट्यूशन के जो ज़्यादा क्रेडिबल है और जो काम करने के लिए एक्सपर्ट है। तो इसीलिए मैंने गुजारिश भी कर दी, आपने बड़ी अहम बात की है, मेरे ख्याल से इस पर मजीद भी। अली भाई, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ जी, कि जितना अच्छा जो एनवायरनमेंट है जियोलॉजिकली जी, जो कराची में हम बैठ के जितना अच्छा एक्सपोर्ट का कारोबार पाकिस्तान का बढ़ सकता है ना, जी जी, पाकिस्तान के और किसी इलाके में उस हिसाब से नहीं बढ़ सकता। लेकिन सैचुरेट हो गया है ना, ये बहुत सैचुरेट हो गया। अब आप खुद देखें ना, कहाँ जाएंगे, किस इतना सैचुरेटेड, हेविली सैचुरेटेड है। कुरंगी देख लें, साइड देख लें, इनफैक्ट पीपल आर शिफ्टिंग टू नूरियाबाद। तो देखें, यहाँ पर तो 25-25, 30-30 करोड़ रुपए एकड़ जगह की कीमत है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन जगह खरीदेगा, फिर इंडस्ट्री कैसे लगाएगा? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नए इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वो तो हमें फौरी तौर पर इस पे हंगामी बुनियादों पे काम होना चाहिए और नई इंडस्ट्रियां लगनी चाहिए। और मैंने सर, ये अयूब खान के दौर में हो सकता था, ये भुट्टो साहब के दौर में भी हो सकता था, ये ज़ियाउल हक के दौर में भी हो सकता था, लेकिन आजकल के जो लीडरान है ना, इनके दौर में मुमकिन नहीं, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। देखिए, काम करना हो तो काम करने के बड़े रास्ते हैं अली भाई। ये एक सिंपल सा, मैं आपको एक और छोटी सी एक बात समझाना चाहता हूँ। जी, हमने बनाए हुए हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। जी जी, मुल्क में कुछ 3-4 जगहों पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बने हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट बनानी है तो पूरे पाकिस्तान में जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इनको चाहिए कि डिक्लेयर करते हैं कि सबको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। सही बात किया, इत्तेफाक तो आप ये देखिएगा, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि घर घर से एक्सपोर्टर निकलेगा और हर फैक्ट्री वाला जो है एक्सपोर्ट करने के काबिल। बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मैं एहतशाम जावेद साहब को भी शामिल करता हूँ गुफ्तगू में। फैसलाबाद से हैं हमारे प्यारे भाई, और बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की, इनकी तारीफ भी की शेख उमर रेहान साहब ने, जो ये वहाँ अल्लामा इकबाल के नाम से इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, चला रहे हैं। तो एहतशाम जावेद साहब, अब एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, इशू ये है कि वी नीड न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज, इनफैक्ट वी नीड न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़। दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सका जब तक उसने न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ कायम ना की हो। फैसलाबाद इज सैचुरेटेड, लाहौर इज सैचुरेटेड, कराची इज सैचुरेटेड, सियालकोट इज also saturated. That's my city, but it's saturated. We need more industrial cities. What is your view on it? जी, ऑफ कोर्स इस वक्त भी हमने गवर्नमेंट को प्रपोज किया है
कि इसमें कोई शक नहीं कि लामा इकबाल और M3 इंडस्ट्रियल जोन हमारा काम कर रहा है। मेरे पास आजकल उसका एक्टिंग CEO का चार्ज भी है फेडमिक का जी। तो हम उसको देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे, क्योंकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो इसको इंडस्ट्री को फैसलाबाद के गिरदो नवा में फैली। हमारे पास कार्टेड इंडस्ट्री स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जी। उनके, वो लोग, उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं है कि वो वहां से शिफ्ट होके ऐसी जगह पे आ जाए। लेबर है, लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत मसला है। तो हमने इसी तरह गवर्नमेंट को प्रपोज किया है कि फैसलाबाद के वो इलाके जो गिरदो नवाब में आते हैं सॉरी, उनको भी आप इंडस्ट्रियल स्टेट्स वहां पर डिक्लेयर करें, वहां पर स्कार्टेड को इकट्ठा कर दें। मैं आपको शाम जावेद साहब ऐसी बात बताऊंगा कि ये देखें, ये गोरे की विजन थी जिसकी वजह से फैसलाबाद शहर तैयार हुआ। हमने तो शाह फैसल के नाम पर इनका नाम तब्दील किया, इससे पहले इसका नाम लायलपुर, और लायलपुर बुनियादी तौर पे अंग्रेजों ने आबाद किया। इट वाज ए न्यू इंडस्ट्रियल सिटी स्पेसिफिकली क्रिएटेड टू केटर फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब एंड द एंटायर रीजन। क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स मैं इस आपकी बात से देखें, ये एक जो सोच थी गोरे की, ये इसकी बिल्कुल इस चीज की आप देखें, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपका GSM नेटवर्क फैसलाबाद बेस है, आपके तमाम हब्स, आपकी तमाम डेटा सर्विसेज यहाँ से रीरूट की जाती हैं पूरे मुल्क के अंदर। क्यों? जियोग्राफिकली आप सेंटर ऑफ द पाकिस्तान में लोकेटेड हैं, बहुत आसान है आपको अप्रोच करना पूरे मुल्क के अंदर। अब हमें मसला सिर्फ इतना सा है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें लोकेशन दी गई हुई है, फिर हमारे पास प्लान्ड सिटी मौजूद है, हमने उसे एकमलेट करना है। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे लोग उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, विलिंग है। मकसद सिर्फ इतना है कि उनको इकट्ठा करना है, पॉलिसी बनाना है, और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उमर भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा